हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कम्पीट स्मार्टली में। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट द एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, और यहाँ पे जो पहला यूरोपियन पावर्स जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो थे पोर्तुगीज। ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में ना वी विल टॉक अबाउट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वाले लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बिफोर जंपिंग इनटू द लेक्चर, यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि ये जितने भी यूरोपियन पावर्स भारत में आए थे, हम लोग जानते थे कि इनके आने के पीछे जो इनका प्राइम मोटिव था वो था ट्रेड एंड कॉमर्स, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे यूरोपियन पावर्स जो भारत में आए थे बिकॉज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। अब इसी कमर्शियल एक्टिविटी या कमर्शियल रीजन की वजह से भारत में या हमारे देश में जो दूसरा यूरोपियन पावर आता है वो होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले कौन आया था? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से ना हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो पहला डचमैन आया था, सबसे पहले जो डचमैन आए थे उनका नाम था कॉर्नेलिस डी हुटमैन। कॉर्नेलिस डी हुटमैन। लेकिन ये भारत में नहीं आए थे। ये कहाँ पे आए थे? तो ये सुमात्रा एंड बैंटैम में आए थे। ये सुमात्रा और बैंटैम कहाँ पे है? तो ये बेसिकली इंडोनेशिया में है। तो सबसे पहले जो डच आए थे वो कहाँ पे आए थे? इंडोनेशिया में आए थे इन 1569 एडी। अब इनके आने की वजह से क्या हुआ ना, ये जब अपने कंट्री रिटर्न जाते हैं तो ये बेसिकली हमारे ईस्ट के एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं कि ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ही फेवरेबल जगह है ये। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, इन 1602 में क्या किया जाता है, जो डच गवर्नमेंट होती है ना, वो लोग क्या करती है, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेडिंग कंपनीज को एमलगमेट करके वो लोग एक कंपनी बनाती है जिसका नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड को हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये जो कंपनी बनाई गई थी ये 1602 में बनाई गई थी, और इस कंपनी को बोल दिया गया था कि भैया आप तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या ईस्ट के साथ आप ट्रेड एंड कॉमर्स भी कर सकते हो, और ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ ना हम लोग आपको पावर भी दे रहे हैं कि भैया आप वॉर भी लड़ सकते हो, मोर ओवर आप ट्रीटीज यानी कि समझौता भी कंक्लूड कर सकते हो, आप किले बनवा सकते हो, फोर्ट्रेस बना सकते हो, मोर ओवर आप चाहे तो कोई भी टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया, और इस कंपनी को बोला गया कि सर आप जाइए, आप जाके ईस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स कीजिए, कमर्शियल एक्टिविटी कीजिए। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ इस कंपनी को वॉर यानी कि बैटल लड़ने की भी आजादी थी, समझौते यानी कि ट्रीटीज कंक्लूड कर सकती थी, फोर्ट्रेस इरेक्ट कर सकती थी, मोरोवर टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकती थी। अब देखिए, इसी पावर के बेसिस पे ना डच जो थे वो भारत में आए, और भारत में आने के बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया ना, वो भारत में अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग स्टेशन वो लोग लगाना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग स्टेशन मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग भारत में आने के बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाते हैं। अब आपको कहाँ डच लोगों ने कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई थी ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, जो सबसे पहला फैक्ट्री डच लोगों ने लगाया था ना, वो लगाया था मसूलीपट्टनम में। ये आपका सबसे फर्स्ट फैक्ट्री था डच लोगों का। कहाँ पे? भारत में। अब ये मसूलीपट्टनम है कहाँ? तो मसूलीपट्टनम बेसिकली आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सिमिलरली जो दूसरा फैक्ट्री लगाया गया वो पुलिकट में लगाया गया। अब ये पुलिकट में कब लगाया गया? 1609 एडी में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ना कि ये जो पुलिकट था, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन कौन सा था? तो वो पुलिकट था। उसके बाद जो थर्ड फैक्ट्री लगाया गया वो सूरत में लगाया गया। चौथा फैक्ट्री जो लगाया गया वो बिमलीपट्टनम में लगाया गया। कब? इन 1641 एडी। सिमिलरली जो पांचवा फैक्ट्री था वो करिकाल में लगाया गया। करिकाल यानी कि पुडुचेरी वाला एरिया, पौंडीचेरी वाला एरिया।
उसके बाद हमारे ईस्ट में आ जाओ, बंगाल में चिंसुरा में लगाया गया 1653 एडी में। सिमिलरली बरानगर, कासिम बाजार, बालासोर एंड पटना, यहाँ पे भी लगाया गया इन 1658 में। उसके बाद नेगापट्टनम या नागापट्टनम, इसको हम लोग लिख सकते हैं नागापट्टनम। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ना, मैंने क्या बोला, पुलिकट वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्री। अब ये पुलिकट में फैक्ट्री लगाया कब गया था, तो 1609 एडी में। और ये जो नेगापट्टनम वाला था ना, दिस नेगापट्टनम रिप्लेस्ड पुलिकट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ डच इन 1690 एडी। तो 1690 एडी आते आते जो डच का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री या इंपॉर्टेंट सेंटर था वो क्या हो गया था, हमारा नागापट्टनम या नेगापट्टनम। सिमिलरली जो डच लोगों ने लास्ट फैक्ट्री लगाया था वो कहाँ पे लगाया था, कोचिन में लगाया था इन 1663 एडी। तो ये कुछ फैक्ट्रीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये 1605 से ये लोग फैक्ट्री लगाना शुरू करते हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ना कि इसी टाइम पीरियड के दौरान हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर आती है जिसको हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो यूरोपियन पावर आया था वो था पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और लगभग 100 साल बाद आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम बोल सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया ना, तो उसने क्या किया, उसने पोर्तुगीज को रिप्लेस किया एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। डच ने क्या किया, डच ने पोर्तुगीज को रिप्लेस किया एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन इंडिया। सिमिलरली जब ब्रिटिश आएगी ना, तो ब्रिटिश भी यही करने की कोशिश करेगी। ब्रिटिश क्या करने की कोशिश करेगी, वो डच को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर या मोस्ट डोमिनेंट पावर इन इंडिया। तो जब ये डच को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी ना, तब क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बीच में बैटल होना शुरू होगा, जिसको हम लोग राइवलरी बोलते हैं, या एंग्लो डच राइवलरी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो एंग्लो डच राइवलरी है ना, ये बेसिकली किस वजह से हो रही थी, तो कमर्शियल एक्टिविटी से भी हो रही थी, क्योंकि डच भी चाहता था कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। सिमिलरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाह रही है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। तो जहां पे दो कंपनीज चाह रही है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, जाहिर सी बात है उस जगह पे हमको राइवलरी देखने को मिलेगी। अब ये जो राइवलरी था ना, इसका जो क्लाइमेक्स था वो हमें इंडोनेशिया में देखने मिला। अब इंडोनेशिया में क्या था, एक जगह है जिसका नाम था एम्बोयना। अब देखियो एम्बोयना इनिशियली वाज अ पोर्तुगीज कॉलोनी। एम्बोयना इनिशियली किसके अंडर में था, तो पोर्तुगीज के अंडर में था। लेकिन हुआ क्या, इन 1605 एडी में क्या हुआ, डच लोगों ने क्या किया, एम्बोयना को पोर्तुगीज से कैप्चर किया। और इन 1605 हम लोग बोल सकते हैं एम्बोयना बिकेम पार्ट ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसी एम्बोयना में क्या हुआ था ना, इन 1623 एडी डच लोगों ने क्या किया था, उन्होंने 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को मार दिया था, उनका मैसेकर कर दिया था। ये एकदम क्लाइमैक्स था एंग्लो डच राइवलरी का। अब देखो ये इस वजह से क्या हो रहा था ना, कि ये जो एंग्लो डच राइवलरी है ये और ज्यादा बढ़ रहा था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों एक बात समझ गए थे कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ना तो हम प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, ना वो ज्यादा कमा पाएगा। तो फाइनली उन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि इन 1667 दोनों कंपनीज ने, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज या हम बोल सकते हैं एक समझौता किया, जहां पे ब्रिटिश लोगों ने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, हम इंडोनेशिया में हमारा जो भी क्लेम है, जो भी कंट्रोल है, हम उसको विड्रॉ करते हैं। इंडोनेशिया में हम अब काम नहीं करेंगे। सिमिलरली डच लोगों ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, जब आप इंडोनेशिया छोड़ के जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया से रिटायर ले लेंगे, हम इंडिया में अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। अब देखिए इस समझौते या कॉम्प्रोमाइज की वजह से ना डच लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिला। वो क्या मिला कि इंडोनेशिया जो है ना, इट इज नोन फॉर ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सिंस इंडोनेशिया पूरी तरीका से डच के अंडर में आ गई थी, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस का पूरा मोनोपोली जो था वो डच के पास आ गया था।
सिमिलरली यहाँ पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इंडियन कमोडिटीज, मतलब ये डच इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। तो बेसिकली सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम, ये कुछ चीजें जो था ना, वो इंडिया से ये लोग ट्रेड करते थे। और ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस इंडोनेशिया से। अब यहाँ पे देखिए सिल्क है। अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा ना, सिल्क वॉज मेड द प्राइम आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। क्या बोला मैंने? सिल्क वॉज मेड द प्राइम आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बाय द डच। सिल्क को एक्सपोर्ट में फेमस किया डच लोगों ने। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सिल्क वॉज मेड द प्राइम आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बाय द डच। अब देखिए आस्ते आस्ते करके क्या हुआ ना, डच का जो पूरा कंट्रोल था इंडिया में, वो आस्ते आस्ते करके खत्म होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना पूरा फोकस कहाँ पे लगा के रख दिया था? इंडोनेशिया में। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बाई 1741 एडी डच का डिक्लाइन भारत में शुरू होता है। कैसे? तो 1741 एडी में क्या हुआ था? एक बैटल हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ कोलाचिब। अब ये बैटल में बेसिकली, ये बैटल जो था ना, ये बैटल बेसिकली ट्रेवनकोर आर्मी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इस बैटल में बेसिकली हुआ क्या था ना, कि जो ट्रेवनकोर का आर्मी था, उन लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। एंड एज अ रिजल्ट साउथ में इस बैटल की वजह से क्या हुआ था, साउथ में डच का कंट्रोल लगभग खत्म हो गया था। साउथ इंडिया में डच का कंट्रोल लगभग खत्म हो गया था। अब एक सवाल आता है कि सर ये ट्रेवनकोर मतलब क्या है? तो ट्रेवनकोर आप बस समझ के रखो, सदर्न पार्ट ऑफ द केरला जो था ना, उसको हम लोग बोलते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्ट्री में, दैट वाज द बैटल ऑफ बेदारा इन 1759। अब ये बैटल ऑफ बेदारा हुआ था बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस बैटल ऑफ बेदारा में क्या हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। एंड दिस वाज द डिसिसिव बैटल, इसको हम लोग बोल सकते हैं, दिस वाज द डिसिसिव बैटल। और इसी बैटल की वजह से क्या हुआ था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा कमर्शियल एक्टिविटी वाइंड अप कर लिया इंडिया से, और वो लोग इंडिया को पूरी तरीका से छोड़कर चले गए। वो लोग इंडिया को पूरी तरीका से छोड़कर चले गए इस बैटल ऑफ बेदारा की वजह से। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि इस बैटल ऑफ बेदारा को हम लोग बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जानते हैं। दिस बैटल ऑफ बेदारा इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ हुगली। अब इस बैटल ऑफ बेदारा से मैंने क्या बताया कि डच लोगों ने अपना सारा सारा कमर्शियल एक्टिविटी को ये लोग इंडिया से वाइंड अप करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि द डच वेर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू लीव इंडिया। सबसे पहला यूरोपियन पावर जो भारत छोड़ के गया था वो कौन था? वो डच था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें इतना ही जानना है। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन, कौन से साल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था? तो हमें पता है कि ये कब बना था, 1602 में बना था। और 1605 में डच लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था? तो पहला फैक्ट्री इन लोगों ने लगाया था मसूलीपट्टनम में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। सबसे पहला फैक्ट्री इन लोगों ने कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम। कब? 1605 में। पुलिकट में कब लगाया था? 1609 में। और पुलिकट क्या था? पुलिकट वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर टिल 1690। 1690 में पुलिकट को किसने रिप्लेस कर लिया था? तो नेगापट्टनम ने। ओके। सिमिलरली सूरत में कब लगाया था? तो सूरत में 1616 और कोचीन में 1663 एडी। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लीव इंडिया? देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लीव इंडिया। सिमिलरली द पोर्टुगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अराइव इन इंडिया। अराइव इन इंडिया।
देखो पोर्तुगीज से आपको याद रखना है ना कि पोर्तुगीज वेयर द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया, एंड द पोर्तुगीज वेयर आल्सो द लास्ट and the Portuguese were also the last European power to leave India. Last European power to leave India. चलिए, who was defeated by the British in the Battle of Bedara 1759? तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? डच। बैटल ऑफ बेदारा को हम लोग बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सिल्क टेक्सटाइल द प्राइम आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट? तो डच was responsible for making silk textile the prime item of Indian export। तो दोस्तों इस वाले सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।